हे दोस्तों, मैं एक और हॉरर वीडियो के साथ वापस आ गया हूँ। आज भी एनाबेल सीरीज ही है। एक लड़की अपने पिता के टायर ठीक करने का इंतजार कर रही थी। तभी उसकी नजर जमीन पर एक पेंच पर पड़ी। लड़की ने उसे देखा और अनजाने में उस पर से गाड़ी चला दी। उसी समय दूसरी तरफ एक बड़ा ट्रक था और लड़की का सिर सड़क के बीचों बीच टकरा गया। लड़की के सिर में गहरा घाव हो गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अपनी बेटी की अचानक मौत से दशान और उसकी पत्नी गहरे शोक में डूब गए। शियाओना को वापस पाने के लिए दशान ने किसी बुरी शक्ति से प्रार्थना की। शियाओना की आत्मा को एक घुड़िया में डालने के बाद वे अक्सर शियाओना को घर में देखने लगे। हालांकि वे उसे छू या गले नहीं लगा सकते थे, लेकिन जब तक वे शियाओना को अपने आसपास देख पाते, दशान और उसकी पत्नी बहुत खुश रहते थे। लेकिन एनाबेल को जल्द ही कुछ गड़बड़ महसूस हुई। वापस आने वाली उनकी बेटी नहीं, बल्कि एक बहुत ही बुरी चीज थी। एक दोपहर एनाबेल एक क्रॉस और बाइबल लेकर शियाओना के कमरे में आई। शियाओना को कुछ अजीब शब्द फुसफुसाते हुए सुनकर एनाबेल ने क्रॉस उठाया और मंत्र पढ़ने लगी। उसके सामने खड़ी शियाओना ने भी वैसा ही किया। तभी उसने देखा कि उसका शरीर अजीब तरह से फड़कने लगा। उसकी पलकें झपकती आंखें एक विशालकाय राक्षस में बदल गईं। एनाबेल यह दृश्य देखकर दंग रह गई। दाशान घर लौटा और उसने अपनी पत्नी की चीख सुनी। उसने जाकर देखा तो उसकी पत्नी के आधे चेहरे पर खरोंच के निशान थे और उसकी आंखें निकाल ली गई थी। शियाओना ने दाशान को बताया कि यह उनकी बेटी नहीं थी, बल्कि एक भयानक शैतान था और वह मेरी आत्मा को छीनने ही वाला था। तब दाशान ने क्रॉस को बाइबल से भर दिया और एक सुरक्षा कवच बना लिया। फिर उसने क्रॉस से पवित्र जल डाला और शैतान को उसमें रखी गुड़िया पर सील कर दिया। तब से घर में शांति छा गई है। शैतान का कोई साया नहीं है। समय आ गया। 12 साल बाद अपने किए पर पश्चाताप करने के लिए दशान ने अपने घर को छात्रावास में बदल दिया, विशेष रूप से उन अनाथों और ननों के लिए जिनका कोई ठिकाना नहीं था। इस बार यहाँ 7 लोग रहते थे, 6 बच्चे और एक नन लीसा जो उनकी देखभाल करती थी। घर भी बहुत विशाल था। कक्षा में सब कुछ था। चूंकि दशान खुद एक बढ़ई था, इसलिए अंदर की सजावट उसने पहले ही कर दी थी। लेकिन ये बच्चे बहुत शरारती थे। घर में प्रवेश करते ही उन्होंने दीवार तोड़ दी और दरवाजा खटखटाया। दाशान ने बताया कि वह और उसकी पत्नी मेई यहाँ रहते हैं। नीचे वाले कमरे के अलावा आप कहीं भी खेल सकते हैं। इसके बाद दाशान उन्हें ऊपर ले गया ताकि रहने का इंतजाम कर सके। लेकिन घर की मालकिन शियाओ मेई चेचक से पीड़ित थी। उसका बायां पैर जन्म से ही विकलांग था और सीढ़ियों से ऊपर नीचे जाना उसके लिए असुविधाजनक था। सौभाग्य से दाशान ने सीढ़ियों पर एक इलेक्ट्रिक कुर्सी लगा रखी थी। इसे उसकी लकवाग्रस्त पत्नी ने कुछ साल पहले डिजाइन किया था। इसका लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हुआ था। शियाओ मेई ने सीट बेल्ट लगाई और कुर्सी पर बैठकर उसे आजमाया। कुर्सी बहुत शक्तिशाली थी। वह पल भर में सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंच गई। लेकिन शियाओ मेई को हमेशा ऊपर चुपचाप रहना थोड़ा डरावना लगता था। ऐसा लगता था जैसे कोई उसे किसी कोने में घूर रहा हो। इसी समय अंधेरे में सफेद कपड़ों में एक आदमी वहां से गुजरा। शियाओ मेई ने आवाज सुनी और दौड़कर वहां गई। लेकिन जल्द ही बाकी बच्चे भी दौड़कर आ गए। एक अपेक्षाकृत बड़े घर में 2 बच्चे रहते थे, शियाओ मेई और उसकी सबसे अच्छी दोस्त शियाओली। 2 मंजिला एक छोटे से कमरे में रहती थी। तभी शियाओ मेई ने सड़क के उस पार एक अजीब कमरा देखा। दरवाजे के फ्रेम पर कुछ संख्याएं खुदी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी व्यक्ति की ऊंचाई दर्ज की गई हो। शियाओ मेई उत्सुक हुई और उसने दरवाजे का हैंडल छुआ। वह अंदर जाकर देखना चाहती थी, लेकिन दाशान ने दौड़कर आकर उसे रोक दिया। दाशान ने कहा कि घर में ताला लगा हुआ है, कोई भी अंदर नहीं जा सकता। उसके चेहरे पर इतनी गंभीरता देखकर शियाओ मेई ने और सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की। बहुत रात हो चुकी थी। जब शियाओ मेई सो रही थी तब उसने बाहर कदमों की आहट सुनी। दरवाजे में एक नोट ठूंसा हुआ था। शियाओ मेई ने उसे उठाया और उस पर कुछ शब्द देखे। मेरे पास आओ। उसने सोचा कि पड़ोस के भालू जैसे बच्चे उसके साथ खेल रहे हैं। वह बैसाखी के सहारे घर से बाहर निकली और जब वह बंद कमरे की ओर बढ़ी तो दरवाजे से एक और नोट अंदर डाला गया, कहना कि मैं यहाँ हूँ। सुबह दाशान की चेतावनी याद करके शियाओ मेई हिचकिचाई और दरवाजा खोला। उसे उम्मीद नहीं थी कि दरवाजा खुला होगा। पता नहीं दाशान ने उसे जानबूझकर डराया था या क्या। अंदर आने पर शियाओ मेई ने पाया कि कमरा काफी बड़ा था। चारों ओर कुछ गुड़िया रखी हुई थीं। अंधेरे में ये गुड़िया बेहद डरावनी लग रही थी। इसी समय शियाओ मेई ने एक सफेद कपड़ा हटाया। उसे अंदर इस घर का मॉडल मिला। इसे लकड़ी के टुकड़ों को जोड़कर तराशा गया था। प्रत्येक कमरे को उससे मेल खाने वाली रोशनी से सजाया गया था। शियाओ मेई को दाशान के इतने होशियार होने की उम्मीद नहीं थी। शियाओ मेई मॉडल से खेल रही थी, उसे पीट पीट कर रही थी। उसे एक दरवाजे की चाबी मिली। अंदर रखे मॉडल को देखकर वह उसके बाईं ओर के दरवाजे से बहुत मिलता जुलता था। शियाओ मेई ने चाबी ताले में डाली और दरवाजा खोल दिया। यह बच्ची बहुत जिज्ञासु थी। उसने दाशान की चेतावनी को कान में लगाने वाले प्लग की तरह लिया। दरवाजा खोलने के बाद शियाओ मेई को अंदर एक गुड़िया मिली। यह कुछ खास नहीं थी, लेकिन यह गुड़िया वाकई थोड़ी अजीब थी। इसकी आंखें असली आंखों की तरह नम थीं और ऐसा लग रहा था जैसे यह पलकें झपका रही हों। शियाओ मेई ने इसे 2 सेकंड तक देखा और जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद दरवाजा अपने आप खुल गया और गुड़िया ने दिशा बदल ली थी। यह अभी जिस दरवाजे की ओर थी उसी की ओर मुंह किए खड़ी थी। अब यह दाईं ओर झुकी हुई है। शियाओ मेई ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसने दरवाजा फिर से बंद कर दिया और उसे बाहर से ताला लगा दिया। लेकिन जब वह मुड़ी तो दरवाजा अभी भी खुला था। गुड़िया की आंखें उसे घूर रही थी, इसलिए
शियाओ मेई ने एक सफेद कपड़ा लिया और गुड़िया के सिर को ढक दिया। वह खिड़की के पास आई और उसने दाशान को एक दीपक पकड़े हुए देखा। वह औजारों के कमरे से आ रहा था, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद वह रुक गया। ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ मिल गया है। शियाओ मेई भी डर गई। वह जल्दी से छड़ी लेकर वहां से जाने लगी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि गुड़िया अंदर से सफेद कपड़ा लेकर बाहर आएगी। उसने भी शियाओ मेई का रास्ता रोक दिया, लेकिन भूत ने किसी तरह शियाओ मेई को जाने दिया। जब दाशान वापस आया तो शियाओ मेई भी अपने कमरे में वापस चली गई और सोने का नाटक करने लगी। आधी रात को बगल के कमरे में जेनी और मैरी एक दूसरे को भूतों की कहानियां सुना रही थीं। वे कंबल ओढ़े अपने सिर नीचे करके देख रही थीं। जब वे धीरे धीरे बातें कर रहे थे, अचानक उनके हाथों में रखा दीपक बुझ गया और उसके बाद घंटी की आवाज उनके करीब आती सुनाई दी। लीसा ने चीख सुनी और दौड़कर अंदर आई। जेनी ने कहा कि उसने अभी अभी दाशान की पत्नी मेई को खिड़की के पास खड़े देखा। दाशान ने कहा कि यह असंभव है। उसकी पत्नी कई सालों से लकवाग्रस्त थी और उसने कभी उस कमरे से बाहर कदम नहीं रखा था। अगले दिन दाशान को कुछ काम था, इसलिए मेई ने लीसा को अंदर बुलाया और उसे एक गिलास पानी दिया। कैबिनेट पर लगी तस्वीर देखकर लीसा ने बच्ची की खूबसूरती की तारीफ की। मेई ने कहा कि यह उनकी बेटी थी, लेकिन वह मर चुकी थी। उनकी बातचीत शियाओ मेई ने भी सुन ली। उसे उम्मीद नहीं थी कि दाशान की सच में एक बेटी थी। लगता है बगल वाला कमरा उसी लड़की का होगा। जब वह चली गई तो शियाओ मेई ने दीवार पर लगा फ्रेम उतार लिया। तस्वीर में शियाओना और एक गुड़िया थी। जब शियाओ मेई ने तस्वीर को कोने में रखा तो उसने अंधेरे में शियाओना का चेहरा बदला हुआ पाया। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह किसी शैतान जैसी लग रही थी। इस घटनाक्रम की अजीबोगरीब बातों को समझने के लिए शियाओ मेई फिर से शियाओना के कमरे में गई। इस बार उसने देखा कि बिस्तर पर रखा रिसीवर चालू था और वह अभी भी वहां गा रही थी। जब उसने देखा कि शियाओ मेई चली गई है तो उसके साथ सो रहा शियाओली भी उसके पास आया। उसने शियाओ मेई से पूछा कि यह किसका कमरा है। शियाओ मेई ने कहा कि यह दाशान की बेटी का कमरा था, लेकिन उसकी बेटी मृत प्रतीत हो रही थी। शियाओली ने बगल में रखी गुड़िया को देखा और अचानक अपना सिर घुमाकर उसे घूरने लगी। इस अजीब दृश्य ने उसे चौंका दिया और वह भाग गई। लेकिन शियाओ मेई वास्तव में बहादुर थी। उसने कमरे में चारों ओर देखा। जब उसने नीचे देखा और अपने सामने घर का मॉडल देखा तो शियाओ मेई को आखिरकार वह मिल गया जो वह ढूंढ रही थी। उसने देखा कि एक छोटी लड़की अचानक खिड़की के सामने प्रकट हुई। शियाओ मेई ने डरते हुए हेलो कहा, लेकिन दूसरी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली और उसने अपना शरीर पलट दिया। शियाओना ने अचानक शैतानी रूप दिखाया और उसके पैर में चोट लगी। शियाओ मेई भी डर गई और चीखते हुए कमरे से बाहर भाग गई। लेकिन चाहे वह कितना भी चिल्लाई, उसके आसपास किसी ने भी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया और सभी दरवाजे कसकर बंद थे। उसकी दृष्टि भी अंधेरे में थी। आधी रात को वह जल्दी से अपने बगल वाली इलेक्ट्रिक कुर्सी पर बैठ गई और दाशान से मदद मांगने के लिए नीचे भागने की योजना बनाई। लेकिन कुर्सी आधी दूर आकर रुक गई और आगे नहीं बढ़ी। फिर वह वापस अपने रास्ते पर लौटी और ऊपर चली गई। शियाओ मेई ने कार से कूदने के लिए सीट बेल्ट नहीं हटाई। उसने बस अपने बगल में लगी रेलिंग पकड़ी और उसे खींच लिया, लेकिन रेलिंग टूटी हुई थी। जब शियाओ मेई को लगा कि सब खत्म हो गया है, तभी वह अचानक उछली और कुर्सी से कूद गई। वह सबसे ऊपरी मंजिल से पहली मंजिल के लिविंग रूम में गिर गई। शायद कालीन ने उसे बचा लिया। शियाओ मेई की मौत नहीं हुई, बस उसकी नाक से थोड़ा खून निकला। जब कैमरा घूमा तो दाशान शियाओ मेई को अस्पताल से चेकअप के लिए वापस ले आया। कोई बड़ी समस्या नहीं थी, बस एक अंदरूनी चोट थी जिसका इलाज करना था। शियाओ मेई ने लीशा को बताया कि घर में कुछ गड़बड़ थी, हम अब यहाँ नहीं रह सकते, यह खतरनाक है। लेकिन लीशा को हमेशा की तरह इस बात पर यकीन नहीं हुआ और उसने कहा कि किसी दयालु व्यक्ति का उन्हें अपने घर में पनाह देना दुर्लभ है। अगर वह अभी चली गई तो उन्हें फिर से सड़क पर आना पड़ेगा। फिर उसने शियाओ मेई को घर से बाहर धकेल दिया और उसे धूप में बैठने दिया। लीशा के दिलासे के बाद शियाओ मेई भी कल कमरे से बाहर निकली और झपकी लेने के लिए कुर्सी पर झुक गई। लेकिन तभी कुर्सी अचानक कुछ बार हिली। शियाओ मेई ने सोचा कि यह किसी अच्छे दोस्त की शरारत है, लेकिन जब उसने चारों ओर देखा तो कोई नहीं था। जब वह हैरान थी तभी सामने वाले कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। तभी एक आदमी जो दुल्हन की पोशाक पहने था पीछे से व्हील चेयर को धकेलता हुआ आया। पहले तो शियाओ मेई ने सोचा कि यह लीशा है। जब उसने पीछे मुड़कर काले पंजे को देखा तो उसे पता चला कि वह इस व्यक्ति को भी नहीं जानती। पता नहीं ये कहां से आया। फिर दूसरे विभाग ने शियाओ मेई को अंदर बंद कर दिया। व्हील चेयर भी अनजाने में एक तरफ खिसक गई। जाहिर है कोई उसे जानबूझकर बाहर नहीं जाने देना चाहता था। इसी समय कमरे के दूसरी तरफ की अलमारी भी जोर से हिलने लगी, मानो उसमें से कुछ बाहर निकलने वाला हो। शियाओ मेई जल्दी से एक शेल्फ के नीचे छिप गई, लेकिन जल्द ही आसपास का इलाका फिर से शांत हो गया और कोई आवाज नहीं थी। इस समय पता नहीं यह आवाज कहां से आई। जब शियाओ मेई ने चीखने के लिए अपना मुंह खोला तो उसने अपने मुंह से कुछ काली चीजें थूक दी। तभी लीशा, जिसने आवाज सुनी,
दौड़ कर आई। उसने दरवाजा खोला और पूछा कि शियाओ मेई को क्या हुआ। शियाओ मेई ने कहा कि उसे बस अंदर बंद कर दिया गया है और वह बाहर नहीं निकल पा रही है। कोई बड़ी समस्या नहीं है। उसने लीशा को देखकर मुस्कुराया। रात हो गई। कल जो कुछ हुआ था उसके कारण शियाओ मेई ऊपर रहने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। वह नीचे सोफे पर सो गई। लीशा को भी अकेले सोने से बहुत डर लग रहा था। जब वह सोने के लिए ऊपर आई तो उसने श्याओना के कमरे से एक अजीब सी आवाज सुनी। वह लेट गई और अंदर झांका। उसने देखा कि गुड़िया कुर्सी पर पड़ी कांप रही थी। लीशा ने जल्दी से दरवाजा खोला, लेकिन कुर्सी पर गुड़िया नहीं थी। तभी तेज कदमों की आहट सुनाई दी। लीशा बहुत डर गई और जल्दी से रजाई में छिपने के लिए बिस्तर पर चली गई, लेकिन उसी समय रोशनी भी बुझ गई। ऐसा लगा जैसे कोई बिस्तर पर चढ़ गया हो। लीशा भी डर गई और नीचे देखा। उसे फर्श पर बहुत सारे पैरों के निशान मिले। अगले दिन लीशा को घर का मालिक दाशान मिला। उसने कहा कि उसका अच्छा दोस्त शियाओ मेई हाल ही में बहुत अजीब व्यवहार कर रहा था और उसने कहा कि वह तुम्हारी बेटी से मिला था। दाशान ने कहा कि यह असंभव है क्योंकि उसकी बेटी की बहुत पहले मृत्यु हो चुकी थी। लीशा ने कहा कि शियाओ मेई तुम्हारी बेटी के कमरे में गया था। जब उसने अंदर गुड़िया देखी तो वह बदलने लगा। यह सुनकर दाशान भी बहुत चौंक गया। उसने कहा कि गुड़िया उसने ही छिपाई थी। शियाओ मेई उसे कैसे ढूंढ सकती थी। उसने उन्हें गुड़िया के पास न जाने के लिए भी कहा था, लेकिन जैसे ही वे घर लौटे दाशान ने गुड़िया को मेज पर देखा। उसके पास एक कागज का टुकड़ा भी था। उस पर लिखा था, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। फिर शियाओ मेई व्हील चेयर पर यहाँ आई। दाशान ने कहा, क्या मैंने तुम्हें उस कमरे में न जाने के लिए नहीं कहा था? लेकिन शियाओ मेई ने कुछ नहीं कहा। उसके हाव भाव बहुत अजीब थे। दाशान ने ड्राइवर की ओर देखा। वह समझ गया कि उसे किसी शैतान ने पुनर्जीवित किया होगा। उसने झट से अपने हाथ में क्रॉस बार उठाया और आगे बढ़ा, लेकिन शैतान सचमुच बहुत ताकतवर था। क्रॉस बार का उस पर कोई असर नहीं हुआ। फिर दाशान की उंगलियां एक एक करके मरोड़ दी गईं। शैतान ने उसे तड़पा तड़पा कर मार डाला। लीशा ने आवाज सुनी और जल्दी से अंदर भागी। वह रेस्तरां की ओर दौड़ी। उसने देखा कि दाशान की आंखें सफेद थीं और वह जमीन पर गिर पड़ा था। पुलिस द्वारा दाशान का शव ले जाने के बाद लीशा बच्चों को सुलाने ले गई, लेकिन शियाओ ली सो नहीं पा रही थी। उसे लग रहा था कि घर में जो कुछ भी हो रहा है वह गुड़िया के भूत का साया है, इसलिए उसने चुपके से गुड़िया को उठा लिया। वह अकेले घर से बाहर भागी। उसने गुड़िया को कुएं में फेंकने की योजना बनाई। इसी समय लीशा भी दौड़कर आई। शियाओ ली ने कहा कि गुड़िया ने दाशान को मार डाला। घर में जो कुछ भी हुआ वह भी उसी की वजह से हुआ। इसके बाद उसने गुड़िया को कुएं में फेंक दिया, लेकिन जब उसने नीचे देखा तो अचानक कुएं से एक बड़ा हाथ निकला और शियाओ ली को पकड़ लिया। सौभाग्य से लीशा ने उसे समय रहते ऊपर खींच लिया। जब दोनों को लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है तो उन्होंने सोफे पर फिर से गुड़िया देखी। जाहिर है इस तरह के घटिया तरीकों से शैतान को भगाया नहीं जा सकता। अब शियाओ ली अचानक गायब हो गई। लीशा ने सबको उसे ढूंढने के लिए बुलाया। वह गुड़िया को दाशान की पत्नी के कमरे में ले गई और उससे पूछा कि क्या हो रहा है। गुड़िया को देखकर वह चौंक गई। उसने लीशा से गुड़िया को उससे दूर ले जाने को कहा। लीशा ने कहा कि वह वापस आ गई है। फिर उसने लीशा को बताया कि अपनी बेटी शियाओना की कहानी सुनाते हुए उसने थोड़ी देर बाद लीशा को फिर से बताया। जब उसने गुड़िया के मुखौटे पर लीशा का चेहरा देखा तो वह भी हैरान रह गई। उसी समय कुछ अन्य बच्चों ने भी शियाओ मेई को कमरे में पाया। उन्होंने देखा कि शियाओ मेई अब चल सकती थी और वह अपने मुंह से कुछ अजीब शब्द बोल रही थी। उसने उन पर चाकू तान दिया। लीशा भी जल्दी से वहां पहुंची। उसने जेनी से पुलिस को फोन करने और भाग जाने को कहा। शियाओ मेई को उसके पास छोड़ दो। जब जेनी घर से निकलने वाली थी तो उसने गुड़िया को अपने साथ ले जाने की योजना बनाई, लेकिन जब उन्होंने कमरा खोला तो उन्होंने बिस्तर पर खून फैला देखा। गुड़िया पहले ही दीवार पर चिपकी हुई थी। उसे किसी ने बीच से काट भी दिया था। ऊपर लीशा ने शियाओ मेई और जेनी को पाया। लीशा ने उनसे जाने को कहा, लेकिन जेनी डर के मारे दरवाजे की ओर देखती रही। पता चला कि शियाओ मेई उसका पीछा कर रही थी और दरवाजे पर छिपी हुई थी। लीशा को भी अब अपनी स्थिति का एहसास हो गया था। उसने जल्दी से हाथ जोड़कर बाइबल का पाठ किया, लेकिन एक मामूली पुजारी इस तरह के बॉस का कुछ नहीं कर सकता था। हर बार लीशा को ऐसा लगता था जैसे वह हवा में तैर रही हो। जेनी भागकर एक कमरे में छिप गई, लेकिन यहाँ सारे निकास द्वार बंद थे। बाहर जाने के लिए जो एकमात्र खिड़की थी वह भी धक्का देकर नहीं खुल रही थी। इसी समय दरवाजे के बाहर एक जोरदार आवाज हुई। लीशा को घर में एक और निकास द्वार मिल गया। यह एक लिफ्ट की तरह था। रात में आपको रस्सी खुद खींचकर ऊपर नीचे जाना पड़ता था। लीशा ने जल्दी से ऐसा किया और नीचे चली गई। थोड़ी देर बाद वह तहखाने में पहुंच गई। चारों ओर क्रॉस बने हुए थे। दीवार पर खून का एक धब्बा था। उसने नीचे खून के धब्बों को देखा। रस्सी का केवल आधा हिस्सा बचा था। यांग क्यूई ने अपना सिर लीशा की ओर झुकाया। लीशा दोबारा लिफ्ट में चढ़ी और वापस नीचे आ गई। लीशा के गायब होने के बाद उसने बाइबल वाले कमरे का दरवाजा खोला और उसमें छिप गई। तभी नायिका उसे ढूंढने आई। ऐसा लगता है कि लीशा ने किसी तरह के दरवाजे का इस्तेमाल किया था, लेकिन नायिका ने लीशा को काबू में कर लिया। उसने उसे कमरे में बंद कर दिया। कुछ ही देर बाद फोबोलो आ गई और युद्ध क्षेत्र की सफाई शुरू कर दी। उन्होंने वह कमरा खोला जिसमें लीशा को बंद किया गया था। वहाँ केवल एक गुड़िया बची थी। उस पर एक बड़ा छेद था, दीवार। इसका मतलब है कि लीशा यहाँ से भाग गई है। फोबोलो ने इलाके में काफी देर तक खोजबीन की, लेकिन फिर भी उन्हें लीशा नहीं मिली। दृश्य बदल गया। असिमू नाम के एक अनाथालय में एक दंपति ने विद्रोह
कर दिया। वे एक छोटी बच्ची को गोद लेने आए थे। निदेशक ने कहा कि यह बच्ची ज्यादा बोलती नहीं है, यह शांत है। एनाबेल, कितना प्यारा नाम है। हम तुम्हारे लिए एक उपहार लाए हैं। आशा है तुम्हें गुड़िया पसंद आएंगी। यहीं पर फिल्म समाप्त हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।